गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं, जो कि कल मैंने थोड़ा बहुत आपसे बता भी दिया था कि फ्रांसीसी जो क्रांति है 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो मैंने आपसे बताया था, क्रांति का अर्थ भी बता दिया है कि जब लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन या संघर्ष करते हैं तो उसको क्रांति कहा जाता है। जैसे कि आपने इससे बताया था कि क्रांति क्यों हुई है, क्योंकि जो वहाँ का राजा था प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो प्रजा ने यानी अपनी मांगों को मनवाने के लिए फ्रांस में क्रांति की थी। तो लोग ये आप पहले मैं आपसे डिटेल में ये बता देती हूँ कि बेटा जो राजा था वहाँ का यानी लुई 16वें, उसने आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे वहाँ के लोगों को 3 एस्टेट में बांट दिया था, यानी लोगों को 3 तबकों में बांट दिया था। प्रथम एस्टेट में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि टिप्पणी में इसमें सारणी में आपकी तालिका में दिया गया है कि प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग यानी जो ऊंचे लोग होते थे और चर्च वगैरह के लोग होते थे उनको शामिल किया गया। फिर दूसरा वर्ग था, इसमें कुलीन वर्ग को यानी शामिल किया गया। कुलीन वर्ग में क्या थे हमारे, जैसे कारीगर किसान वगैरह थे, दूसरे यानी कुलीन वर्ग। तीसरा जो एस्टेट है यानी उसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि शामिल थे। यानी लोगों को 3 दर्जों में यानी 3 भागों में बांट दिया गया। ये आप याद रखें, पादरी वर्ग, दूसरा हमारा कुलीन वर्ग और तृतीय था हमारा जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि शामिल होते थे। और इसमें इसके अलावा किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर वगैरह भी शामिल थे। तो क्या था, फ्रांस में जो भी ये 2 वर्ग थे, जो हमारे पहला और दूसरा, इन वर्गों को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। यानी जो भी कर वगैरह दिया जाता था वो तीसरे एस्टेट के लोगों को भुगतना पड़ता था। यानी तीसरे एस्टेट के लोगों पर सबसे ज़्यादा दबाव था। प्रथम 2 एस्टेट के लोगों को यानी विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी राज्य को दिए जाने वाले कर का जो भुगतान था प्रथम 2 वर्गों को नहीं करना पड़ता था और तीसरे वर्ग को देना पड़ता था। चर्च का जो चर्च था, सबसे पहले चर्च हम पढ़ेंगे, जो पादरी वर्ग है हमारा, पादरी वर्ग भी किसानों से यानी भूमि का 1/10 यानी किसान जो भूमि उगाता था उसका 10वां हिस्सा जो था पादरी वर्ग को देना पड़ता था, यानी किसानों ने। तीसरी बात हमारी ये है कि सरकार को भी कर देना पड़ता था। लेकिन आप एक बात और याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी किसान है, जो हमारा प्रथम पादरी वर्ग है, इसको जो अपनी उपज का 1/10 भाग यानी देता था, तो इस वर्ग कर को हमें टाइद के नाम से जानते थे। टाइद याद रखें यहाँ पे, क्योंकि ये धार्मिक कर था और चर्च आपको पता है धार्मिक संस्था होती है। तो तीसरे वर्ग को यानी जो कर देता था पादरी वर्ग को किसान अपनी उपज का 1/10, तो इसको टाइद के नाम से बुलाया जाता था यानी कहा जाता था। इसके बाद एक कर और था जो लोगों को यानी तीसरे एस्टेट के लोगों को सरकार को भी देना पड़ता था, उसको टाइल के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा तीसरे एस्टेट के लोगों को अप्रत्यक्ष कर भी देने पड़ते थे, यानी जो कर हमें जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, यानी जैसे नमक कर है, तंबाकू कर है, यानी इन चीज़ों का भी टैक्स तीसरे एस्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तो आप सोचिए कि तीसरे एस्टेट के लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा था। इसी भेदभाव को लेकर यानी जब उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ये तो मैंने आपसे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे यानी वहाँ पर क्रांति हुई। अब हम राजा के बारे में सुनते हैं कि जो राजा था, आप देखें कि जो राजा था सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें राजा था, जो कि 20 साल की उम्र में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। और उसका जो विवाह था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एनतोनेट से हुआ था।
लेकिन जब राजा यानी लुई 16वें फ्रांस का राजा बना तो उसने वहाँ के राजकोष को, यानी जो राजा के पास धन दौलत होती है, वहाँ उसने राजकोष को खाली पाया। और खाली होने का क्या कारण था कि लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय जो संसाधन थे, यानी लंबे समय तक फ्रांस को युद्ध लड़ना पड़ा था और युद्ध के कारण फ्रांस के सारे संसाधन नष्ट हो गए थे। और वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत, एक राजा में ये कमी भी थी कि वर्साय की शान शौकत बनाए रखने में जो राजा था वो फिजूल खर्ची ज़्यादा करता था। नेक्स्ट है हमारा कि लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका से के 13 उपनिवेशों का साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में भी सहायता ली थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर अब 10 लीवरे से भी अधिक यानी कर्ज बढ़ गया था। यानी ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनकी मदद करने के लिए भी यानी फ्रांस ने मदद की थी। और मदद के कारण 10% यानी 10 अरब लीवरे फ्रांस पर बोझ यानी कर्ज बढ़ गया था। सरकार से कर्जदाता अब 10% यानी जब कर्ज इतना बढ़ गया तो सरकार जो है 10% यानी फ्रांस के राजा से 10% ब्याज दर की यानी ब्याज की मांग करने लगी। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो गई। यानी क्या हुआ, जब सरकार ने भी यानी 10% ब्याज की मांग की तो अब जो राजा है उसने सोचा कि किसी न किसी तरह यानी जब कर्ज का बोझ बढ़ता गया तो उसने ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा यानी दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। और अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के लिए उसको रख रखाव भी चाहिए था, राज दरबारी सरकारी कार्यालय विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई यानी मजबूर हो गई। और यह कदम भी नाकामी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज तीसरे यानी इसी कारण जो मैंने आपसे बता दिया कि जब सरकार यानी कर्ज के नीचे यानी फ्रांसीसी जो राजा था वो कर्ज के नीचे दब गया तो उसने समाज को 3 एस्टेट में बांट दिया, जो कि मैंने आपसे बताया है। फिर तीसरे एस्टेट के लोगों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए वहाँ पर क्रांति की। इसके बाद 14 जुलाई यानी 1779 को जो है फ्रांस में क्रांति हुई और राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। थैंक यू।